I hope guys each one of you are doing really great, super great, fantastic, mind-blowing, outstanding in your life. So this side your friend CS Satish Devilal ji Bhayati. I am your mentor, educator, coach for subject called business law. हाल ही फिलहाल में हमने एक वीडियो शूट किया था जहां पर हम लोगों ने बताया था हाउ टू अप्रोच बिजनेस लॉ पेपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर उसको चेकआउट कर लेना। ऐसा हो सकता है काफी बालक जिस गलतियों को करते हैं उस गलती को करने से आप लोग बच जाओ। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने हाल ही फिलहाल में एक कंडक्ट कराया था पोल जहां पे पूछा था कि बिजनेस लॉ से लेकर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया कि सर जून 2022 में जो पेपर आया था ना हमें उसका एनालिसिस चाहिए। तो हियर आई एम विद अनदर वीडियो जहां पर हम लोग पूरे पेपर का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आपने उसको क्या लिख कर आए हो, इन सारी बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं विद द एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर जो जून 2022 में आया था। द फर्स्ट क्वेश्चन, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा पेपर हमारी नोट से ही आया है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, इन सारी चीजों को प्रूव कर दूंगा। सबसे पहले आता है, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड सीना, वो डांसर है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ में, शीतल विद्या मंदिर के साथ में, कि वो हर एक वीकेंड में 16 डांस परफॉर्मेंस करेगी, मतलब 8 वीक वो आपके पास काम करेगी। पर डांस परफॉर्मेंस उसको 10,000 रुपीज मिलेगा। अब क्या होता है, सीना एक वीकेंड में नहीं आती है, ठीक है, और वो इन्फॉर्म भी नहीं करती कि मैं आ नहीं पाऊंगी। तो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या शीतल विद्या मंदिर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया किसने, सीना ने। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर शीतल विद्या मंदिर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है क्या, और अगर कंटिन्यू करती है तो क्या बाद में कैंसिल कर सकती इस बात पर कि अरे सीना तू पहले नहीं आई थी ना। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डील करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सीना डांस परफॉर्म करने के लिए नहीं आई और उसने कोई रीजन भी नहीं बताया, उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्या शीतल विद्या मंदिर के पास अधिकार है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे? आंसर इज यस। कहां पर लिखा है ऐसा? सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये बात लिखी गई है कि सामने वाली पार्टी अगर परफॉर्म नहीं करती है तो आपके पास अधिकार आ जाता है, आप चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट, क्या शीतल विद्या मंदिर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकती है क्या? आंसर इज यस, चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहे हो तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते हो अरे यार सॉरी, हम पहले ही टर्मिनेट करना चाहते थे, पहले टर्मिनेट नहीं किया, चलो आज टर्मिनेट करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। वंस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, कैन रिसाइन लेटर? आंसर इज नो, बाद में आप रिसाइन नहीं कर सकते हो। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इन दोनों सिचुएशन में शीतल विद्या मंदिर सीना से कॉम्पेंसेशन ले सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है? आंसर इज यस। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर दो, यू हैव राइट कि आप सीना से कॉम्पेंसेशन लो, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी करते हो लेकिन आपको अगर सीना की वजह से लॉस हुआ होगा तो आप वो पैसा रिकवर कर सकते हो। सर ये सेम क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा होगा बच्चों, तो हम लोगों ने हमारी क्लास में भी करवाया था। अरिजीत सिंह ने क्या किया था, सतीश भायती के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरा सेवन स्टार होटल था कि हर वीकेंड में मैं आपके पास आऊंगा और सॉन्ग परफॉर्म करूंगा। इफ यू कैन रिमेंबर, फर्स्ट वीकेंड दोनों दिन आया, सेकंड वीकेंड आया, थर्ड वीकेंड में भाई साहब नहीं आया। तो यहाँ से लेके ये क्वेश्चन बना हुआ है आपकी एग्जामिनेशन में, सिर्फ फैक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या देयर इज अर्ना लिमिटेड, अर्ना लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। अर्ना लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि डायरेक्टर के पास पावर है, वो क्या कर सकती है, बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से पैसा बोरो करती है, कर सकती है। तो अर्ना लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, इनका काम ही होता है पैसा देने का, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, सिंपल है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने बच्चों लोन दे दिया किसको, अर्ना लिमिटेड को। अब जब बात आती है रीपेमेंट की तो अर्ना लिमिटेड बोलती है उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, क्यों, मैं आपको आपका पैसा फिर से नहीं देने वाली, मैं आपको आपका पैसा फिर से नहीं देने वाली हूँ। बच्चों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पूछती है क्यों नहीं देने वाले हो, तो वो कहती है, वो कहते हैं, अर्ना लिमिटेड कहती है क्योंकि लोन लेने के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता था और हमारी कंपनी में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं, हमारी कंपनी में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं।
मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, क्या कंटेंशन अर्ना लिमिटेड का सही है या नहीं है? आप लोगों को समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताओ। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर जो हिट करना था, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने इंडोर मैनेजमेंट के बारे में लिखना था या हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में लिखना था। ध्यान देना, आप दोनों के बारे में लिखो चलेगा, बट ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली वो किससे रिलेटेड है? इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन था वेदर द कंटेंशन ऑफ अर्ना लिमिटेड इज करेक्ट और नॉट। तो आंसर इज नो। इनका जो कंटेंशन है कि हमने रिजोल्यूशन पास नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो उसको नॉलेज होना चाहिए बेसिक चीजों की, मतलब मेमोरेंडम की और आर्टिकल के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो सर आर्टिकल में तो लिखा था ना रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। बच्चों उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो कंपनी के अंदर जाके इंटरफेयर नहीं करेगा कि तुमने रिजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, इसके बारे में वो इंक्वायरी नहीं करेगा, इरेगुलरिटी के बारे में वो चैलेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर इज कंपनी का जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है जो बहुत इनोसेंट होता है, जिसको मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा है कंपनी का। और यहाँ पर आपको रेफरेंस देना था बच्चों रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन रूल के बारे में, ठीक है? ये केस लो आपको यहाँ पे रेफर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों आपके एग्जाम के अंदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स कौन सा है? आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल और बिफोर सेल टेक प्लेस। मतलब मैंने आपको बोला कि मैं अगले महीने के 10 तारीख को आपको गुड्स देने वाला हूँ। अब वो 10 तारीख आने के पहले मैंने बोला था मैं मेरा फोन आपको सेल करूंगा, फोन डिस्ट्रॉय हो गया, फोन फूट गया, ऐसे वाले केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बच्चों, यस और नो? यस सर। द सेकंड, अगर मैंने उससे एडवांस में पैसा लिया होगा तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, मुझे वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो डिस्ट्रॉय हुआ है फोन नॉट बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है बहुत बड़ा। यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये मैंने बच्चों को पहले बता दिया था, मोस्ट प्रोबेबली कंसिडरेशन से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और उसके एक्सेप्शन दो। तो आपको बेसिक में क्या लिखना था? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सेक्शन 2 क्लॉज डी का डेफिनेशन लिख दो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर एनी अदर पर्सन हैज डन और absent from doing something, does or absent from doing something and promise to do and absent from doing something. Consideration is what? The price that you pay for the promise of another person. कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग होता है क्या? क्विट प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। सिंपल, ठीक है? जनरल रूल बोलता है कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? So without consideration there is no contract, but however there are certain exception जहां पर consideration नहीं होने के बाद भी contract valid होता है। सर एग्जांपल बताओ। लव एंड अफेक्शन, चार बातें लिख देना था कि सर नियर रिलेशन होना, लव एंड अफेक्शन होना, उसके बाद में पार्टी जो है एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट रजिस्टर होना। प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कौन सा? दशरथ राजा और कैकेयी का, कि कैकेयी ने दशरथ राजा की जान बचाई, ठीक है, वॉलेंटरी बचाई, वो कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन दशरथ राजा ने प्रॉमिस कर दिया कि तेरे कोई भी 3 वचन को मैं फुलफिल कर दूंगा, तो वो हो गया। टाइम बार डेप्थ, कंप्लीटेड गिफ्ट, एजेंसी, ठीक है, उसके बाद में गारंटी, बेलमेट, चैरिटी, ये सारी चीजें ऐसी है जहां पर कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, लिमिट है ना? क्वेश्चन आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन एलएलपी, और एलएलपी को हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था आपकी मॉड्यूल में इसका आंसर गलत दिया है। मॉड्यूल में लिखा है फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, दिस इज द 3 स्टेप जिससे तुम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जबकि फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 जो है ना 2 साल पहले ही चले गए थे, आज वैलिड नहीं है। तो मैंने आपको बोला था फॉर्म 1 फॉर्म फॉर नेम रिजर्वेशन लिख देना, और बाद में लिख देना आज के डेट में इस फॉर्म का नाम है एलएलपी रन। फिर लिख देना फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेशन, आज के डेट में इस कंपनी इस फॉर्म का नाम है फिलिप। और तीसरा आता है बच्चों क्या, कि जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है, 30 डे में आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना पड़ेगा, और फॉर्म 3 आज के डेट में भी वैलिड है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी बहुत सीधा है। आपको लिखना था पार्टनरशिप के बारे में। सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड मोर पर्सन हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, एग्री बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल। उसके बाद में आपको बताना था कि पार्टनरशिप के वेरियस क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। बेस अपॉन टाइम में होता है पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। फिर आपको ये बताना है कि सर पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या है? तो यहाँ पे आप बताओगे
कि भाई साहब जहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाई होगा कि इस दिन हमारी पार्टनरशिप कंक्लूड होने वाली है, या फिर जहाँ पे प्रोविजन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और एक लाइन आगे लिख देना, अगर फिक्स पीरियड होने के बाद में भी पार्टनरशिप कंटिन्यू कर जाती है, देन इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, इट बिकम अ पार्टनरशिप एट अ विल। सिंपल क्वेश्चन, गेट अवे, है ना, यहाँ से निकलो बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर? और जस्टिफाई करना है आपको आंसर को। सबसे पहले तो लिख दो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, डेफिनेशन लिख दिया। फिर लिख दो पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन बिटवीन द पर्संस, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। अब ये जो पर्सन है ये कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, चाहे ये नेचुरल पर्सन हो चाहे ये आर्टिफिशियल पर्सन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द सेकंड, क्या माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, तो देयरफॉर माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। बट फिर आता है सेक्शन 13, जहां पे बोलते हैं माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बेनिफिट के लिए एग्री हो सकता है, पार्टनर बन सकता है, मतलब बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है, और उसके लिए चाहिए उसको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, लेकिन वो लॉस को बियर नहीं करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसके बाद में क्या लिखना था, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल विद द माइनर, वो सारी बातें आप लोगों को लिखना था यहाँ के अंदर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए मैं इसको ज्यादा डील नहीं कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ में हम डील करेंगे। अब देयर इज अ पर्सन कॉल्ड सृष्टि, ये अपनी मैम नहीं है, ठीक है, माइनर है। तो सृष्टि जो है, इसने मिस्टर गुप्ता के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई। आई एम नॉट सेइंग कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ एग्रीमेंट। उसने क्या बोला, आई एम अ मेजर, पहले तो अपनी एज को फॉल्स रिप्रेजेंट किया। आई वॉन्ट टू परचेस अ लैपटॉप, लैपटॉप लेना है मुझे, और अगर इन केस मैं पे नहीं कर पाई तो मेरे पापा आपको पैसा दे देंगे। अब यहाँ पे मिस्टर गुप्ता जी ने लैपटॉप दे दिया बच्चों सृष्टि को, कितने रुपए का, 60,000 रुपीज का। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या मिस्टर गुप्ता अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं बाय फाइलिंग सूट अगेंस्ट मिसेस गुप्ती, सॉरी सॉरी गुप्ती नहीं, सृष्टि? आंसर इज नो। क्यों? यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो वॉइड अब इनिशियो है, ये स्टार्टिंग से ही गलत है। माइनर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, तो आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या मिस्टर गुप्ता फादर से पैसा वसूल कर सकते हैं सृष्टि के? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सुनना, नहीं। क्यों? बिकॉज आप रिकवरी जो है ना वो माइनर के प्रॉपर्टी से कर सकते हो, माइनर से भी पर्सनली कर नहीं सकते हो। पापा की बात तो दूर दूर से तो बोलते हैं द पेरेंट्स इज नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ माइनर, लेकिन हाँ पेरेंट्स माइनर के एक्ट के लिए कब लायबल होते हैं, जब माइनर उनका एज अ एजेंट बोलकर काम कर रहा होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी, जब सृष्टि 18 साल के ऊपर की हो गई, उसके बाद में क्या मिस्टर गुप्ता जी पैसे वसूल कर सकते हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल। अरे जो वॉइड एग्रीमेंट होती है इट कैन नॉट मैच्योर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक बार गलत वो हमेशा गलत रहेगा, वो सही में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। आगे आगे आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। तो इसको आंसर कैसे करना था, पहले तो आपको बताना था कंडीशन इज एसेंशियल टू मेन, क्या बोल सकते हैं, पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती इट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और आपसे क्या बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी, इट इज कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अगर ये फुलफिल नहीं होती है यू कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट यस यू कैन क्लेम द डैमेजेस। फिर आपको बताना था the condition and contract can be express or implied, express मतलब which is specifically stated in the agreement itself, और implied मतलब बच्चों जो लिखी नहीं होती लेकिन मानी जाती है। फिर आपको लिखना था बच्चों implied condition जो 7 थी, कि सामने वाले व्यक्ति के पास टाइटल होना चाहिए उस गुड्स का, बराबर। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड द फिटनेस। तो आपको 7 कंडीशन लिखनी थी और 4 वारंटी जो थे, अनडिस्टर्ब पोजेशन होना चाहिए, क्वालिटी फिटनेस से लेके डेंजरस नेचर के गुड्स के बारे में पहले से डिस्क्लोजर कर दो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब ये मस्त क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया था, क्या था, दिस अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म थी बच्चों, जहां पर 3 लोग थे, पार्टनर ए बी सी। अब जो मिस्टर ए थे ना, इन्होंने अपना इंटरेस्ट, मानो ये 34% का ओनर होगा, ये 33% का ओनर होगा, और ये 33% का ओनर होगा। तो क्या मिस्टर ए अपना इंटरेस्ट अपने बच्चे को दे सकते हैं कि भाई साहब जितना मेरा शेयर था पार्टनरशिप का वो मैं तेरे को दे रहा हूँ? तो उन्होंने क्या किया, अपना शेयर किसको दे दिया, प्रतीक को दे दिया जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ठीक है। अब ये बी और सी वैसे ही खुश नहीं थे इससे, और फिर क्या हुआ, जब
प्रतीक ने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया तो बोले यार प्रॉफिट तो इतना सा दिखा रहा है, टर्नओवर तो अपने पास इतना सारा है। बोले ये बैलेंस शीट में ये क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। मेरे पापा नादान है, बोले हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तो सीए है ना। तो बच्चों क्वेश्चन सबसे पहला अराइज हुआ, क्या मिस्टर प्रतीक बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या मिस्टर प्रतीक के पास इतना अधिकार है, सीए मिस्टर प्रतीक के पास, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने बोल दिया, सुनना, यहाँ पर हमने बोल दिया कि पहली बात, क्या उनके पिताजी इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज यस। इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर जाने से क्या प्रतीक पार्टनर बन गया पार्टनरशिप मेंबर? आंसर इज नो, प्रतीक पार्टनर नहीं है, वो ट्रांसफर ही है, तो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। अच्छा, उसके पास राइट क्या होता है? उसके पास राइट है जितना भी प्रॉफिट उसके पिताजी को मिलता था उतना प्रॉफिट वो रिकवर करेगा, ही इज एंटाइटल्ड फॉर शेयर इन द प्रॉफिट। लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ना ही ये कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट गलत है। और बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, बिजनेस में भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मिस्टर प्रतीक पार्टनर बन जाएगा उनके पिताजी के रिटायरमेंट पे? सुनना, तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं सेक्शन 5 का रेफरेंस नहीं देते हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट नॉट फ्रॉम स्टेटस, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, यस वो पार्टनर बन सकता है ओनली इफ बोथ पार्टनर रिमेनिंग बोथ पार्टनर आर एग्री। अगर ये बी और सी लोग हाँ बोलते हैं तो ही वो पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आता है, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड सोनल। सोनल थी बच्चों, सोनल ज्वेलरी शॉप में चल जाती है और वो बोलती है कि मुझे डायमंड बैंगल चाहिए विद अ रूबी स्टोन। अब ये ज्वेलरी वाले बोलते हैं यार देखो हमारे पास है ना डायमंड बैंगल तो है, नहीं सॉरी, हमारे पास डायमंड बैंगल है लेकिन रूबी स्टोन के साथ में नहीं है। बैंगल वी हैव बैंगल, वी डोंट हैव रूबी स्टोन वाला बैंगल। लेकिन हाँ अगर आप एक सिलेक्ट कर लेते हो कोई भी अच्छा टाइप्स ऑफ बैंगल, हम उसमें रूबी स्टोन आपको लगा के दे देंगे। तो ये इन्होंने बोला वी हैव डायमंड बैंगल बट विद अ रेड स्टोन, बराबर, एंड वी कैन रिप्लेस इट विद अ रूबी स्टोन अगर आप सिलेक्ट करते हो। तो बच्चों क्या हुआ, सोनल ने पैसा एडवांस दे दिया एक प्रॉपर डिजाइन को सिलेक्ट करके। अब जब थोड़े दिन के बाद में सोनल आती है और अपना डायमंड बैंगल देखती है तो भाई साहब वो पागल मतलब पगली जैसे हो जाती है। बोले अरे 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 अरे, ये बैंगल तो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया क्योंकि तुमने रेड स्टोन को निकाला रूबी स्टोन को लगाया, इसका डिजाइन ही खराब हो गया, बराबर। आई डोंट वांट, बोले मेरे को नहीं चाहिए। और फिर ज्वेलरी शॉप वाले बोले ए पागल औरत, पागल हो गई क्या? बोले, ये बोलते मुझे मेरा पैसा वापस दो। ये बोलते हम आपको आपका पैसा वापस नहीं देंगे क्योंकि हमने काम कर लिया है। क्वेश्चन आता है, कैन सोनल रिकवर द अमाउंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन मेंशन द रीजंस। तो पहली बात, क्या सोनल अपना पैसा रिकवर कर सकती है? आंसर इज यस। क्यों रिकवर कर सकती है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर लिखना था, अब बच्चे यहाँ पे भी बड़े कंफ्यूज, क्या लिखो, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। इसको बोल सकते हो एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर या फिर इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस। यहाँ पर क्या होता है, क्या बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बताई थी कि मुझे रूबी स्टोन वाला डायमंड बैंगल चाहिए? आंसर इज यस। क्या उसने सेलर के स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया था? आंसर इज यस। और तीसरा, क्या सेलर उसी बिजनेस में काम करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? आंसर इज यस। तो इसके वजह से ये जो गलती हुई है सेलर की हुई है, किसकी नहीं हुई है बच्चों? सोनल की नहीं हुई है, तो सोनल अपना पैसा रिकवर कर सकती है। क्वेश्चन आता है, इफ सेलर रेडी टू चेंज अ डिजाइन, वो बोलता है मैं आपको आपकी डिजाइन चेंज करके दे दूंगा बट फॉर दैट पर्पज मुझे एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो सोनल इज नॉट बाउंड टू पे। सोनल बोलेंगे गलती मेरी है क्या, तू ज्यादा काम कर रहा है, गलती तेरी है ना, तू एग्जाम में फेल हुआ तो क्या ये बोलेगा अब तुम जाओ पेपर लिखने? नहीं ना, तेरी गलती, तेरे को ही देना पड़ेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो तो सोनल स्टिल कैन रिकवर द मनी, उसको 1 रुपया पे करने का जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो, इसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो। तो पहले तो लिख दो अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर। तो अगर कोई भी काम बियॉन्ड द पावर होता है तो उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। फिर कब हम अल्ट्रा वायरस बोलेंगे? बच्चे ना सिर्फ ये लिख के आते हैं नीचे का, ऊपर का लिखते नहीं। कोई भी काम अगर आप कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कर रहे हो या कोई भी काम मेमोरेंडम के अगेंस्ट में या मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में जाके कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस बोलेंगे, ठीक है। क्या ये एक्ट रेक्टिफिकेशन, इसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है? आंसर इज नो। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? तो ये बातें आपको लिखनी थी। अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड अब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही गलत है।
नो रेक्टिफिकेशन, इसका सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। कंपनी इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, बराबर। एजबरी रेलवे कैरेज वाली कंपनी का तुमने क्या देना था बच्चों, यहाँ पे रेफरेंस देना था। पर्सनल लाइबिलिटी डायरेक्टर की आ जाएगी अगर उन्होंने ये काम किया होगा तो, लेकिन आपके पास एक अधिकार होता है अल्ट्रा वायरस के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। दिस इज द टेक्निकल पॉइंट, ठीक है, ये लेकिन लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन करके बताया था बच्चों, बता देता हूँ फिर से, ठीक है। ये देखो, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं वो रीजनेबल अमाउंट, कि भाई जितना मेरे को लॉस हुआ है ना, मैं उसके अप्रोक्स, मेरे को 100 रुपए का लॉस हुआ है ना, मैं तेरे को 110 रुपए मांग रहा हूँ या 90 रुपीज, कम ज्यादा पैसा मांग रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन मेरे को लॉस हुआ है 100 रुपए का, आस्किंग यू फॉर कितना, 1000 रुपीज, दैट इज पेनल्टी। यहाँ पर आप लॉस कवर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे उसको पनिश कर रहे हो, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में भी लिखा हो सकता है या पेनल्टी के बारे में भी लिखा हो सकता है। इंग्लिश लॉ के हिसाब से उनके लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस सही होते हैं, पेनल्टी वाला क्लॉज सही नहीं होता है। आप पेनल्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिख नहीं सकते हो, और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया वाले क्या बोलते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में लिखो, चाहे आप पेनल्टी के बारे में लिखो, हम आपको देंगे उतना जो हमको रीजनेबल लगता है, जो हमको सही लगता है। समझ में आया, यस। और फिर उससे रिलेटेड एक सम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया था इसकी एक एक्सेप्शन होती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं। तो आप लोग उस आंसर को यहाँ पर लिख देना, व्हाट आर द लिक्विड डैमेजेस पेनल्टी। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जामिनर इंस्टीट्यूट पूछती नहीं थी, लेकिन इस बार पूछा है, और जो मैंने चार्ट बना के दिया है बच्चों को, ये बहुत हेल्प किया है। आगे रहो। फिर डिसोल्यूशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मैंने आपको इसका एक स्टोरी बना के दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति की शादी हो जाएगी, तो शादी होने के बाद में क्या हो जाता है, वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। इफ ऑल पार्टनर आर बिकम अनसाउंड माइंड, तो फिर क्या हो जाएंगे, हम लोग बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिसॉल्व कर देंगे। फिर दूसरा क्या हो गया कि भाई साहब अब वाइफ घर में आ गई, तो वाइफ ने बहुत सारा खर्चा कर दिया, उसके वजह से हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट कम हो गई, मतलब आप क्या हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गए। अब इंस्टॉलमेंट हो गए तो इसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर आप कोर्ट किसके पास चल जाओ, ऑल ऑफ द पार्टनर आर इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट वन, तो ऐसे, या ऑल और एक्सेप्ट वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट, तो कोर्ट के पास चल जाओ, कोर्ट ऑर्डर दे देगा। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब आपकी वाइफ आने की वजह से फिर आपने क्या किया, डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया पार्टनरशिप में। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैंने आपको बना के दिए थे सारे पॉइंट्स, वो आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केस में आता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, अमेंडमेंट पे कवर था ये, ठीक है। देयर इज अ मिस्टर आर, ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पहली बात ही सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इन्होंने लास्ट ईयर में 130 डेज कहाँ पे रहे, इंडिया के अंदर रहे थे, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि मैं एक 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं इंडिया के अंदर, और वो चाहते हैं कि मैं जिसको नॉमिनी रखना चाहता हूँ, है ना, मिस्टर यस, वो क्या है, फॉरेन सिटीजन है, और वो भी इंडिया के अंदर लास्ट 125 डेज रहे थे इंडिया के अंदर इन द प्रीवियस ईयर। अब क्वेश्चन आता है क्या वो ओपीसी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। अगर आपको ओपीसी का मेंबर बनना है या नॉमिनी बनना है, तो कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी। पहली बात, नेशनल पर्सन होना चाहिए, तो मिस्टर एस भी नेशनल पर्सन है और मिस्टर आर भी नेशनल पर्सन है। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तो मिस्टर जो है आर, वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया है। नॉमिनी भी हमें सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, लेकिन अपने केस में नॉमिनी सिटीजन इंडिया नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे तो भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा, ठीक है। वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे तो भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको तब माना जाता है वो जब वो 120 दिन के ऊपर इंडिया में रहे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो ये वाला एज सच कोई कंडीशन है ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है, क्या मिस्टर आर नेशनल पर्सन है, हाँ। क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो ओपीसी बना सकते हैं, हाँ वो ओपीसी बना सकते हैं, ठीक है। नॉमिनी नेशनल पर्सन है लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, भले वो रेसिडेंट रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो मिस्टर आर जो है वो इंडिया में ओपीसी तो बना सकते हैं, लेकिन वो नॉमिनी मिस्टर एस को नहीं बना सकते हैं। उनको नॉमिनी ऐसा रखना पड़ेगा जो नेशनल पर्सन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे वो रेसिडेंट रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस योर पेपर एनालिसिस। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको एक आंसर देना है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने अपना पेपर किस तरीके से लिखा है, और आप लोग कितना मार्क एक्सपेक्ट करते हो अपने इस पेपर के अंदर। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।